नमस्कार, ASDET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, पाचन तंत्र में रिलेटेड जो जीभ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। आज तो थोड़ा सा टॉपिक पहले हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे जीभ के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग को दांत में ही पढ़ना है कि जो दांत होता है, एक्चुअल में मैंने बताया था कि दांत का अगर पार्ट देखा जाए तो वाइट वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ इनेमल। क्या लिखा हुआ है? इनेमल। तो आपका मैंने बोला था कि जो दांत में, ध्यान सुनना, दांत में सबसे मजबूत पार्ट जो होता है, हमारी बॉडी का सबसे मजबूत जो अंग होता है वो दांत होता है। लेकिन दांत में कौन सा हिस्सा सबसे मजबूत होता है? तो आप बोलोगे इनेमल। क्या बोलोगे? इनेमल। ठीक है, तो इनेमल लाइन क्या लिखोगे? इनेमल जो होता है हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत पार्ट होता है, भाग होता है। पहला लाइन समझ में आया? अभी हम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनेमल के बाद जो पीला वाला पोर्शन दिख रहा है उसे डेंटाइन नाम दिए हैं हम लोग। क्या नाम दिए हैं? डेंटाइन कहा जाता है, हिंदी में भी डेंटाइन ही कहेंगे। अब उसके बाद दूसरा पार्ट है गम। क्या है? गम। गम कहने का मतलब जिसमें आपके मसूड़े धसे होते हैं। गम का मतलब मांसपेशी, मतलब जिसमें आपके मसूड़े धसे होते हैं। ठीक है, और चौथा है पल्प कैविटी। हिंदी में भी पल्प ही बोला जाता है। पल्प क्या है? तो आप बोलोगे पल्प दांतों में वह स्थान का नाम है जहां पर आपके ब्लड वेसल्स, मतलब रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका तंत्र, ये क्या होते हैं? उनमें समाहित होते हैं। मतलब उस जगह में ये क्या होते हैं? नर्व और ब्लड वेसल्स दोनों के दोनों वहां पर होते हैं। सेंसरी ऑर्गन वहां पर सेंस हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स नर्व, इसी में देखो दिया गया है ब्लड वेसल्स नर्व। जॉ बोन मतलब जिसमें आपका दांत धसा होता है, जिसमें धसा होता है उसे हम लोग जॉ बोन कहते हैं। ठीक है, बोन का एक पार्ट है जॉ बोन। अब हम लोग लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे दांत में इनेमल सबसे मजबूत अंग है। ठीक है, अंग है। हमारे शरीर का भी सबसे मजबूत अंग कौन सा है? तो आप बोलोगे इनेमल। इतना समझना। यही एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब इनेमल जो है आपका, इनेमल ये सबसे मजबूत अंग हो गया। ठीक, दूसरा, दांत का अध्ययन किस में किया जाता है? एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, अध्ययन किस में किया जाता है? तो आप बोलोगे डोंटोलॉजी। ओ से शुरू होता है, डोंटोलॉजी। ठीक है, अगर यही चीज जो विशेषज्ञ होते हैं, दांत के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इसी शब्द में लॉजिस्ट शब्द जोड़ देना। ठीक है, ओडोंटोलॉजिस्ट बोलोगे तो ये आपका विशेषज्ञ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? विशेषज्ञ। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद इसी दांत में, अब जैसे दांत है सबसे मजबूत है, तो कभी देखे होगे दांत में आपको रोग भी होते हैं, कैविटी लग जाते हैं, सूजन आ जाता है। ठीक है, उसमें पीला होता है, खून आने लगता है। तो एक जो रोग का नाम याद रखना है, एक आपको रोग हो जाता है, रोग का नाम याद रखना है पायरिया। क्या नाम रखना है? पायरिया। पायरिया एक रोग है जो क्या होता है? दांतों में हो जाता है, और दांतों में पायरिया होता है तो आपके मसूड़ों से खून आता है। क्या आता है? खून आता है। एक दूसरा, मसूड़ों में अगर सूजन आता है तब पर भी एक रोग होता है जिंजावाइटिस करके, तो ये नाम आपको आएगा नहीं। ठीक है, तो एक आपको ये रोग का नाम याद रखना है कि दांतों में पायरिया नाम का रोग, बीमारी होता है, उसमें मसूड़ों में से क्या होता है? खून आता है। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि दांत का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान। अब आपके पास एक समस्या आया, पीएच क्या होता है? तो जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम पीएच के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, पीएच मान कितना होता है? तो आप बोलोगे 5.5। कितना होता है? अप्रॉक्स 5.5 होता है जब आप कोई चीज़ खाते हो। क्यों होता है? एसिडिक नेचर में होता है। अगर नॉर्मल कोई पूछेगा, मतलब मैंने इस नॉर्मल कंडीशन में लिखा है क्योंकि जब हम लोग
हमारे मुंह में क्या होता है, हमेशा लार होता है। तो लार एक्चुअल में किस में होता है, तो आप बोलोगे लार जो होता है एसिडिक नेचर में होता है, अम्ल होता है, अम्ल प्रवृत्ति का होता है। तो इसलिए दांत का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.8 तक होता है। ठीक है, 6.8 तक होता है। अब इतना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो दांत का पीएच मान है वो तो इतना हो गया। अब इसको रहना कैसा चाहिए था, न्यूट्रल, क्योंकि एसिड रहेगा तो हमारे दांतों को नुकसान करेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बेस इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्षार का इस्तेमाल करते हैं। अब क्षार में क्या आएगा, तो आप बोलोगे टूथपेस्ट। क्या आएगा, जो आप जो मंजन करते हो, ठीक है, सुबह सुबह उठ के मंजन करते हो, दातुन करते हो, तो वो उसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय नेचर होने के कारण आपका जब मंजन जैसे ही दांत पर घिसेगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो मंजन करने पर दांत कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। इतना समझ में आया, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दांत कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। क्यों उदासीन रखते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जब खाना खाते हैं तो लार की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वो एसिड होती है, अम्लीय होती है। और टूथपेस्ट जो हम लोग सुबह सुबह करते हैं वो क्या होती है, क्षारीय होती है। तो चैप्टर 1 और 2 में जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा रिएक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी, जो अभिक्रिया होता है। अभी यहाँ पर बता दे रहे हैं कि जब रिएक्शन में कभी भी अम्ल क्षार के साथ मिलता है, अम्ल क्षार के साथ मिलता है, तो हमेशा लवण का निर्माण करता है। और लवण हमेशा उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। तो ये जो कंडीशन अप्लाई होता है आपके दांतों के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अगला टॉपिक है जीभ। क्या है, जीभ। तो जीभ का सबसे पहले हम लोग जीभ के बारे में बात करेंगे। तो जीभ एक मांसपेशीय अंग है, मांसपेशीय अंग है। ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है ये। ठीक, ये क्या है, मांसपेशीय अंग है। दूसरा इसके बारे में क्या बात याद रखेंगे कि ये भोजन का स्वाद में क्या करता है, मदद कराता है कि उसका स्वाद, टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। ठीक है, तो उसका क्या करता है, स्वाद लेने में मदद करता है। जैसे यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर लिखा ना स्वीट लिखा है ना, तो इसका मतलब मीठे का स्वाद जीभ के आगे वाले हिस्से से आता है। मतलब आप जब भी कोई मीठा चीज़ खाओगे तो आपका जो जीभ का आगे वाला हिस्सा है वहाँ से आपको मीठा स्वाद आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपके जीभ के आगे वाले पोर्शन को काट दिया जाए तो आपके मीठा वाला स्वाद जो होगा पता नहीं चलेगा। सेम एज साल्टी की बात करते हैं। साल्टी का मतलब होता है नमकीनी, नमकीन खाते हो ना, वैसा वाला। तो साल्टी वाला जो स्वाद होता है, जीभ का जो लेटरल, जो बगल है, जो निकालोगे तो बगल वाली जो साइड दिख रही है, नीचे वाली साइड। ठीक है, मीठे वाले के थोड़ा सा ऊपर बगल में जाओगे, दोनों साइड में आपको कैसा स्वाद आता है, साल्टी आता है, नमकीनी स्वाद आता है जीभ का। ठीक है, उससे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला, ठीक है, दोनों साइड में जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपका खट्टा स्वाद पता चलता है। कैसा स्वाद पता चलता है, खट्टा। ठीक है, फिर ऊपर वाले जीभ के ये जो पीला कलर में दिखाई दे रहा है आपको पूरा घेरे में, बीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब कड़वा। कैसा स्वाद पता चलता है, कड़वा। जब आप कोई चीज़ कड़वा आपको पता करना है तो आपके जो ऊपर जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं वो कहाँ पर फील कराएंगे, बैक साइड में, पीछे साइड में कड़वा स्वाद का पता करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, अब आपको पूछोगे कि सर बीच में ऐसा क्या है,
बीच में भी तो कुछ होना चाहिए था। तो बीच में एक नया नाम आप ऐड कर लोगे कि यहाँ पर उमामी, ठीक है। एक उमामी नाम का टेस्ट होता है, जो आप उमामी नाम का टेस्ट कैसे पता करते हो? तो चाउमीन आप खाते हो ना, चाउमीन हो गया या विनेगर देखे होगे, तो वहाँ अजीनामोटो, ये सब में क्या होता है, उमामी टेस्ट आता है, ठीक है। उमामी एक जापान के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये टेस्ट का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। चल, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जीभ एक मांसपेशी अंग हुआ, भोजन का स्वाद पता करता है, और ये भी लिख लेते हैं कि बोलने में सहायता करता है, ठीक है। बोलने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। मतलब जब आप बोलते हो तो ये जीभ क्या होता है, घूमता है ना, तो वहाँ पर बोलने में क्या करते हैं, सहायता। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, जब आप खाना खाते हो तो उस कंडीशन में आपके मुंह में बहुत सारे लार निकलते हैं। तो लार क्या होते हैं, भोजन के साथ मिक्स होता है ना, अच्छे से क्या होता है, मिक्स करता है। तो इनको मिक्स करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप बोलोगे जीभ, ठीक है। तो एक लाइन और लिख सकते हो, भोजन को लार के साथ मिश्रण करना, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से क्या करेगा, ये मिश्रित कर देगा। इतना समझ में आया। अब मेन इसमें क्या याद रखना है, मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि जो आपको टेस्ट मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है। तो आप लिखोगे कि जीभ के ऊपर मतलब जीभ के सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं यही जिम्मेदार होती हैं, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्चुअल में किसके लिए, किसी भी पदार्थ का स्वाद लेने के लिए। यही स्वाद कलिकाएं एक्चुअल में आपको टेस्ट कराती हैं कि स्वाद कैसा है। इसका मेन एक फैक्ट कहा जाता है कि ये जो स्वाद कलिकाएं हैं वो फीमेल में ज़्यादा होती हैं मेल के अपेक्षा, फीमेल में ज़्यादा होती हैं मेल के अपेक्षा। अगर आपसे कोई पूछ ले स्वाद कलिकाओं की संख्या कितनी होती है, स्वाद कलिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 8000 से लगभग 10,000 इनकी संख्या होती है। मतलब स्वाद कलिकाओं की जीभ पर उपस्थित संख्याओं का जो नंबर होता है वो लगभग में बताया जाता है 8,000 से 10,000। समझ में आया? चल, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ओठ के बारे में। तो ओठ के बारे में डाइजेशन में बहुत बड़ा इसका रोल नहीं है, बस इसमें छोटी सी रोल निभाता है ये ओठ। पहला इसमें फैक्ट की बात क्या याद रखोगे, ओठ एक तेली अंग नहीं होता। पहला ये बात याद रखोगे, तेली अंग नहीं है, ठीक है। मतलब एक लाइन में कहा जाए कि हम लोग के बॉडी में पूरे स्किन में क्या होता है, ऑयल ग्लैंड की वजह से स्किन के ऊपर ऑयल निकलता है, ठीक है। लेकिन ओठ एक ऐसा अंग है जिस पर ऑयल नहीं पाया जाता है, और इसी कारण ओठ क्या होता है, सूखता है या फट जाते हैं, ठीक। ये पॉइंट आप याद रखोगे। एक दूसरा पॉइंट ये याद रखोगे कि जब आप भोजन खाते हो तो उस समय लिप को क्या करोगे, ऐसे बंद किए रहोगे। लिप को क्या करोगे, बंद कर लोगे। ओठ आपका क्या होता है, बंद होता है। क्यों बंद होता है, क्योंकि जो भोजन का तरल पदार्थ होता है वो आपके मुंह से बाहर ना आ पाए। तो यही लिखोगे आप कि यह भोजन के तरल पदार्थ को बाहर आने से रोकता है,
ठीक है, हम लोग मुंह क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं, रोकता है। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर बक्कल कैविटी, मुख गुहा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद डाइजेशन सिस्टम में, पाचन तंत्र में नेक्स्ट टॉपिक है ओसोफेगस। क्या है ओसोफेगस, मतलब ग्रास नली, मतलब खाना जो हुआ मुंह में पचने के बाद क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है, ध्यान सुनना, जब ये भोजन आगे बढ़ता है कहाँ पर, ग्रास नली में, ध्यान सुनो, ग्रास नली में, तो उस समय भोजन जो तरल पदार्थ चबाते हैं हम लोग, उसका एक नया नाम आ जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बोलस। क्या नाम देते हैं, बोलस। ठीक है, क्या हो गया, इसका एक नया नाम आया, बोलस। ठीक है, मतलब लार जब मिक्स हो जाता है भोजन के साथ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, जैसे ही प्रवेश करेगा ग्रास नली में, तो उस भोजन का नाम ही हम लोग एक नया नाम दिए, क्या चीज़, बोलस। अब ये बोलस कहाँ प्रवेश किया है, ओसोफेगस। ध्यान सुनो, ओसोफेगस में। अब ओसोफेगस में क्या है, ये ओसोफेगस, ध्यान से देखो, ओसोफेगस जो जनरली अगर आप देखो तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक नली के नुमा की संरचना के बराबर है, नली नुमा संरचना के बराबर है। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे कि ग्रास नली की जो संरचना होती है, संरचना जो होती है वो कैसी होती है, तो आप बोलोगे नली नुमा होती है, नली नुमा होती है। इतना समझ में आया। पहले आप क्या बताएं कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक पाइप की तरह दिखाई देती है। अब ये जो पाइप है, ध्यान देखो यहाँ, ये जो पाइप है ये आपके पेट से जाकर ज्वाइंट हुआ है, मतलब निचला हिस्सा जो है इसका, निचला वाला जो भाग है वो इसके अमाशय से जाके जुड़ा है। किससे जुड़ा है, अमाशय से। अब अमाशय से निचला हिस्सा जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हो तो ये भोजन को कहाँ भेजता है, अमाशय में। तो इस रास्ते के दौरान अगर आप भोजन को जब ग्रहण करते हो, तो आप कभी भी अपने आप को जब भोजन खाते हो तो कभी यहाँ पर टच करके देखना, जैसे ही आप कोई चीज़ निगलते हो अंदर की तरफ, तो यहाँ पर एक उभार आती है। ठीक है, गले में क्या होती है, उभार आती है। तो उस गति का नाम, जैसे यहाँ पर भोजन नीचे की तरफ जा रहा है तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, गति हो रहा है। क्या हो रहा है, गति। तो आपसे प्रश्न यही पूछ लेता है कि ग्रास नली में एक गति पाई जाती है, उस गति का नाम क्या है। तो आप बताओगे जो गति पाई जाती है उसका नाम क्रमाकुचन गति है, क्रमाकुचन। ठीक है, क्रमाकुचन गति, पेरिस्टाल्सिस, ये एक तरह का मोशन है जो कहाँ पाया जाता है, ओसोफेगस के अंदर। एक्चुअल में क्रमाकुचन गति जो होता है, ऐसे समझिए कि पाइप है, पाइप में आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती डाल लें तो एक जगह फूलेगा, फिर पचकेगा, फूलेगा, पचके, मतलब फूलता हुआ, डक करता हुआ कोई चीज़ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ कैसे जाता है, डक करते हुए। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमाकुचन गति कहते हैं। तो एक प्रश्न ऑप्शनल में पूछा गया है कि ओसोफेगस ग्रास नली में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो आप उसमें बताएंगे क्रमाकुचन गति पाई जाती है। इतना समझ में आया। चलो, इसके बाद अगर आपको और लिखना है तो आपसे पूछ सकता है कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है कि अगर ये नली नुमा संरचना है, तो नली नुमा है तो लंबी तो होगी ना, तो कितनी लंबी होगी, तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बोला जाता है। अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको और भी पॉइंट बढ़ाना है तो उसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि ग्रास नली में निचला पोर्शन जो होता है वो अमाशय से जाकर जुड़ा होता है। ये भी आप उसमें लिख सकते थे। और क्या लिख सकते हो, दूसरी बात,
ग्रास नली में जैसे आप मुख गुहा में क्या किए हो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किए हो, लेकिन आहार नाल के ग्रास नली वाले भाग में कोई पाचन नहीं होता। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इस भाग में पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता है, ठीक है। या इस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता, ये लिख सकते हैं, भोजन का पाचन नहीं होता। मतलब आपके जब आप भोजन खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेन तो यही है तीनों। तो इन तीनों में यहाँ पर इस रास्ते में कोई पाचन नहीं होता, ठीक है। आई होप कि ये आपका क्लियर होगा। इसके बाद भोजन कहाँ प्रवेश किया, देखो यहाँ ये फिगर दिख रहा है ना आपको। तो इसके बाद जो भोजन प्रवेश कर रहा है वो अमाशय में कर रहा है। कहाँ कर रहा है, अमाशय में। तो जैसे ही अमाशय में प्रवेश करेगा, ध्यान सुनना, जैसे पिछले वाले में ध्यान देखो, पिछले वाले में जैसे यहाँ पर ओसोफेगस में प्रवेश किया था, ग्रास नली में प्रवेश किया था, तो उसका भोजन का नाम पड़ा था बोलस। अब यही चीज़ जब ये किसमें, अमाशय में प्रवेश करेगा तो इस भोजन का नाम पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे काइम। इसका नाम क्या पड़ेगा, काइम, ठीक है। नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब भोजन पेट में जाने के बाद इसका नया नाम आता है काइम, ठीक है। मतलब पेट में पहुंचा तो काइम है, अब पेट से बाहर निकलेगा काइम, ठीक है। पेट में क्या हुआ, भोजन, मतलब पेट के अंदर जब भोजन को गूथा जाता है तो काइम हो जाता है, क्या होता है, काइम, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब ये काइम, पेट का मतलब यहाँ पर एक और पेट का नाम लिख सकते हो। पेट का मतलब यहाँ पर है अमाशय, दूसरा इसका नाम भाई अमाशय। मैं पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि इसका दूसरा नाम अमाशय, ठीक है। इतना समझ में। उदर भी बोल सकते हैं। अच्छा एक और नाम लिख लो, जब नाम ही लिखना है तो भाई एक और नाम लिख सकते हैं, क्या चीज़, उदर, ठीक है। उदर भी इसका इसी का नाम है। अब ध्यान सुनो, ये जो अमाशय होता है, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब अमाशय को 4 भाग होते हैं, मतलब अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से ब्लॉक है, तो पहले लिखते हैं अमाशय को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। कौन कौन से, अब आप देखो, पाइलोरिक, क्या नाम है, पाइलोरिक। पहला नाम क्या मिला हम लोग को, नीचे से लिख रहे हैं, आपका मन ऊपर से लिख लेते भाई। पहला नाम इधर से ऊपर से, कार्डियक, क्या नाम है, कार्डियक। तो पहला नाम हमने लिखा कार्डियक, ठीक है, पहला नाम कार्डियक। दूसरा नाम फंडस, दूसरा नाम क्या हम लोग का, फंडस, ठीक है, फंडस हो गया। तीसरा नाम इसका क्या है, तो तीसरा नाम बॉडी, ठीक है, तो ये हो गया बॉडी। और चौथा नाम क्या है, पाइलोरिक, तो यहाँ पर हो गया पाइलोरिक। इतना समझ में आया सबको। इसके 4 भाग हैं, ठीक है, पहला कार्डियक, फंडस, बॉडी का और पाइलोरिक। अगर आप ध्यान से इसकी संरचना देखिए तो ये अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ते हो ना, उसमें अल्फ़ाबेट J की तरह बन रहा है। देखो ध्यान से, ये J दिख रहा है ना, तो इसलिए बोला जाता है कि अमाशय की जो संरचना होती है वो J अक्षर जैसा होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में J अक्षर के जैसा होता है, ठीक है। अगर आपसे एक और इसका रंग पूछे,
क्या पूछे, रंग पूछेगा, तो आप बोलोगे रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, मतलब रेडिश ब्राउन मतलब थोड़ा भूरा कलर में लेके रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या याद रखना है, हमारे अमाशय में एसीएल नाम का एक पदार्थ निकलता है। एसीएल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मतलब एसीएल उनके बॉडीज क्या निकलता है, यहाँ से इस वाले स्थान से क्या निकलता है, तो आप सबसे पहले बताओगे एसीएल। क्या निकलता है, एसीएल। तो एसीएल है क्या, एक एसिड है, एक अम्ल है। ठीक है, अमाशय में ध्यान सुनो, अमाशय में क्या होता है, एसीएल का निर्माण होता है। और एसीएल जो होता है एक कठोर अम्ल होता है या प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, अब ये जो प्रबल अम्ल होता है इसका जो पीएच मान होता है, ध्यान सुनो बस, इसका जो पीएच मान होता है वो 1 से लेकर 1.5 तक होता है। 1 से लेकर 1.5 होता है। तो इतना पीएच मान मतलब कि बहुत खतरनाक होगा ये। ठीक, अब हमारे ये पेट में पाया जा रहा है तो इसका कोई कार्य होगा। अगर पेट में पाया जा रहा है तो इसका कोई कार्य होगा। तो पहला इसका कार्य है जीवाणुओं को मारना, जीवाणुओं को मारना। ठीक है, मतलब भोजन के साथ अगर कुछ जीवाणु हमारे पेट में आ रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से मार देना, खत्म कर देना। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा इसका काम है भोजन को सड़ने से बचाना, सड़ने से बचाना। क्योंकि भोजन जो होता है हमारे पेट में लगभग 4 से 5 घंटा स्टे करता है। ठीक है, वहाँ पर रुकता है, तो रुकेगा तो वहाँ पर जब एसिड होगा तो वो क्या करेगा, उसे सड़ने से बचा के रखता है। ठीक है, तीसरा इसका मेन काम क्या है, एंजाइम को एक्टिवेट करना। ठीक है, तो एंजाइम को क्या करना, एक्टिवेट मतलब सक्रिय कर देना, सक्रिय बनाना। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई कौन सा एंजाइम सक्रिय होगा ना। तो अभी हम लोग एक नाम छोड़े हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जठर ग्रंथि, जो कि ग्रंथि में पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर जब बात करेंगे ना तब ये प्रॉपर पूरी बात समझ में आएगी कि कौन सा एंजाइम सक्रिय हो रहा है, कौन सा अक्रिय था। ठीक है, तो ये बात वहाँ पर समझ में आएगी। अब ये 3 मेन कार्य होते हैं। अब इसके बाद क्या याद रखना है कि स्टमक के लोअर पार्ट में, निचले वाले हिस्से में जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथि होता है इससे जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस। और ये रस हम लोग जठर ग्रंथि के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, पाचन से रिलेटेड जो ग्रंथियाँ होंगी वहाँ पर इसको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, पाचन से रिलेटेड जहाँ ग्रंथियाँ होंगी इसको वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। इसको हम लोग वहाँ पर काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि जठर ग्रंथि में क्या होते हैं। अभी बता दे रहा हूँ, जठर ग्रंथि मतलब पेप्सिन, म्यूकस, ठीक है, रेनिन और बहुत थोड़े अमाउंट में लाइपेज पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके जठर ग्रंथि के अंतर्गत आएंगे। तो जब हम लोग ग्रंथि पढ़ेंगे, पाचन से रिलेटेड ग्रंथियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र होगा, आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है छोटी आंत। क्या पढ़ना हम लोग के पास, छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत
छोटी आंत की अगर आपसे लंबाई पूछे तो आप कितना बताओगे? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है बच्चों? तो आप अप्रॉक्स, देखो ये भी कई पार्ट में बटे हुए हैं, अप्रॉक्स बता सकते हो कि लगभग इतना होता है। ठीक है, तो पार्ट बाई पार्ट करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग उसको जोड़ लेंगे, जितना आएगा लगभग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। तो छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत को 3 भागों में, ध्यान सुनो, छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग है डियोडेनम। अब डियोडेनम को बोलते हैं हम लोग ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। दूसरा है इलियम। क्या है? इलियम। तीसरा है जेजुनम। क्या है? जेजुनम। ठीक है, ये आपके पास 3 नाम हैं। बात करते हैं ग्रहणी की। अगर लंबाई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे 7.2 फीट होती है। ठीक है, सेम एज अगर इसकी लंबाई पूछेगा तो 8.4 फीट होती है। अगर यही चीज़ आपका जेजुनम की लंबाई पूछेगा तो 9.4 फीट होती है। तो अगर तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लगभग 7 मीटर या 25 फीट के बराबर आएगा। ठीक है, लगभग ये होते हैं। ठीक, अब आपसे छोटी आंत का कार्य पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कार्य। जो कार्य होता है वो पूर्णतः क्या होता है? पाचन करना। ठीक है, पूर्णतः क्या? पाचन। ठीक है, मतलब अगर आपके बॉडी में अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो, भोजन के साथ कोई चीज़ भी ग्रहण किए हो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन तीनों में से कोई भी हो, तीनों का पाचन, कंप्लीट पाचन जो होता है वो कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि हमारे शरीर में पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो आप ऑप्शन में क्या मारोगे? छोटी आंत। लेकिन एक बात और याद रखोगे, प्लस मतलब और क्या होता है यहाँ पर? अवशोषण भी होता है। क्या होता है? अवशोषण भी होता है। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि पूर्णतः पाचन हो जाता है। तो यहाँ पर इनके अंदर जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो यार ध्यान से, डियोडेनम, पाइप, ये जेजुनम, ये जो इलियम, ये सब हैं, वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है? पाइप। तो पाइप के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। फिंगर मतलब उंगली जैसा होता है ना, उंगली की संरचना के जैसा एक संरचना पाया जाता है, जिसका नाम विलाई होता है। ध्यान सुनिएगा, जिसका नाम क्या है? विलाई। विलाई एक नया टॉपिक है। ठीक है, विलाई को हम लोग बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं? रसांकुर। अब रसांकुर के बारे में पढ़ना हम लोग को। रसांकुर कैसा होता है? तो ऐसे बोलोगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, कैसा होता है? फिंगर लाइक। मतलब अगर डायग्राम बनाओ, देखो ऐसे रहता है, यहाँ पर ऐसे 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 ऊपर नीचे पर ऐसे रहता है, पाइप के अंदर होता है। ठीक है, क्या करता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि क्या हो? अवशोषण की मात्रा अधिक हो जाए, आपकी बॉडी से जितनी भी अवशोषण और पाचन, पूर्णतः पाचन हो, वो क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इसका काम क्या होता है? वर्क क्या होता है? तो सतह, ठीक है, सतह क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, सतह क्षेत्र को बढ़ाना। जैसे समझो, यहाँ पर जैसे समझो कि मान लो ये सिंपल पेंसिल है। सिंपल क्या है? पेंसिल। तो ये सतह हो गया,
सतह हुआ। और नॉर्मल अगर मैं इसी पेंसिल पर ऐसे उंगली जैसा संरचना बना दूं, उंगली जैसा क्या बना दूं, संरचना, फिर उसको मैं खींचूंगा तो काफ़ी बड़ा जाएगा कि नहीं, लेकिन सरफेस तो इतना ही कवर किया ना, सरफेस तो इतना ही कवर किया। तो इसका मतलब कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाने पर सतह बढ़ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, सतह क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसी प्रकार से विलाई क्या करता है, रसांकुर क्या करता है, सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पूर्णतः पाचन और अवशोषण होता है। इतना समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखो बच्चों, बड़ी आंत के भी कई पार्ट होते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो 3 होता है। एक सीकम अंधनाल, कोलोन, कोलोन को कोलोन भी बोला जाता है, वेदांत भी बोला जाता है, और एक रेक्टम मलाशय। ठीक है, ये 3 मेन है, मलाशय, अंधनाल, कोलोन, ये 3 क्या है, मेन। बाकी एनस जो होता है उसे गुद्दा द्वार बोलते हैं, और एक यहाँ पर अपेंडिक्स मतलब पेरिसेसिका। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अगर आपसे पूछे कि बड़ी आंत का आपकी बॉडी में क्या काम है, तो आप बोलोगे सर बड़ी आंत का काम क्या है, पूर्णतः, ध्यान सुनना, पूर्णतः अवशोषण करना। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि किस चीज़ का अवशोषण करना, बार बार अवशोषण का नाम लिया जा रहा है। जैसे आप कोई चीज़, पानी पीते हो ना, तो पानी आपकी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है, तो कहाँ पर, बड़ी आंत के अंदर किया जाता है। मतलब भोजन में कहाँ किया जाता है, तो छोटी आंत में, लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है, पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद क्या याद रखना है कि बड़ी आंत में पूर्णतः अवशोषण होता है। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि बड़ी आंत में क्या अवशोषण पूर्णतः अवशोषण कहाँ होता है, तो आप बोलोगे बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग, 3। पहला क्या नाम है, सीकम, पहला क्या नाम है, सीकम। ठीक है, इसको हम लोग अंधनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंधनाल। दूसरा कोलोन, ठीक है, इसका नाम कोलोन भी है, दूसरा है। तीसरा रेक्टम, ठीक है, क्या है, रेक्टम। रेक्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मलाशय। ये आपके 3 पार्ट है। कितने हैं, 3। तीनों को मिला दिया जाए तो 1.5 मीटर होता है। कितने मीटर होता है, 1.5 मीटर। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न आया कि जब लंबाई बड़ी आंत की छोटी होती है तो उसे बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, तो डायमीटर के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी ये प्रश्न पूछ ले तो आप बोलना इसके व्यास के अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़ी आंत का व्यास छोटी आंत के व्यास से बड़ा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। समझ में आया? अब 2 वर्ड आपको अलग से पढ़ना है। एक अपेंडिक्स मतलब पेरिसेसिका, ध्यान सुनो, पेरिसेसिका। तो पेरिसेसिका आपकी बॉडी में एक तरह का अवशेषी अंग है, मतलब आपकी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं काम है, क्योंकि पेरिसेसिका जो होता है वो सेल्यूलोज का पाचन करता है। सेल्यूलोज का क्या करता है, पाचन करता है। जब सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज मतलब समझते हो, मतलब ग्रीन प्लांट के ऊपर जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर सेल्यूलोज की परत होती है। ठीक है, सबसे हार्ड ये बोल सकते हैं, कठोर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड में आते हैं। तो ये जो सेल्यूलोज होते हैं वो नॉर्मली अगर याद किया जाए तो घास भूस में पाया जाता है। तो मानव जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें सेल्यूलोज का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हम लोग खाने को पकाकर खाते हैं। तो आप बोलोगे सर हमारी बॉडी में क्यों है, क्योंकि पहले के लोग में, हम लोग जब आदि मानव के ज़माने में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग घास भूस खाते थे, तो उस ज़माने से ये पेरिसेसिका अभी तक है। ठीक है, हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जो जानवर होते हैं उनके बॉडी में ये सेल्यूलोज का पाचन होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, घास को खाते हैं। ठीक है, दूसरा आप इसमें याद क्या रखोगे, एनस। एनस मतलब गुद्दा द्वार। तो गुद्दा द्वार आपका क्या है, गुद्दा द्वार एक तरह का पॉइंट है, ठीक है, जंक्शन है,
जहाँ से मल परित्याग होता है, मल परित्याग होता है, मतलब जितने भी आपकी बॉडी में अच्छे चीज़ खा लिए तो अवशोषण हो गया ना, तो जो बचा है, जो एक्चुअल में बचा है, जैसे फीकल लैट्रिन बोलते हो ना, तो ये आपकी बॉडी में कहाँ से बाहर निकलता है, गुद्दा द्वार के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं भी किसी भी लाइन में अगर आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस पर क्या होगा, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिस पॉइंट पर आपको दिक्कत होगा वो पॉइंट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।